हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे DFCCIL के लिए जनरल साइंस का आपका ये टेस्ट नंबर 6 है। इससे पहले का अगर आप नहीं देखे तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसे हम लोग आज टेस्ट के रूप में लगाएंगे और आप अपना मार्क्स इसमें ज़रूर बताइएगा आपका मार्क्स कितना आया। हम सभी क्वेश्चन के बाद आपको 2-3 सेकेंड का टाइम देंगे, उतने देर में आपको अपना आंसर सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है कि लैक्टोमीटर एंड हाइड्रोमीटर आर बेस्ड ऑन। तो ये किस पे काम करता है, लैक्टोमीटर एंड हाइड्रोमीटर, ये आपको बताना है। आपको आंसर पता चल गया। चलिए अब मैं बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर ये दोनों काम करता है, जैसे कि लैक्टोमीटर हो गया और हाइड्रोमीटर। लैक्टोमीटर का यूज हम किस लिए करते हैं, तो मिल्क के प्यूरिटी को चेक करने के लिए हम लैक्टोमीटर का यूज करते हैं। और हाइड्रोमीटर का किस लिए यूज करते हैं, तो जो फ्लूइड का स्पेसिफिक डेंसिटी होता है उसको जांच करने के लिए हम हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं। समझ गए बातों को। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों एक बात हम आप लोगों को बता दूं, अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो कर लीजिए। हम एक चैप्टर CRM का डाल दिए, उस बुक में 5 चैप्टर है और 2 चैप्टर आज डाल दूंगा, जो बचा रहेगा वो मैं कल डाल दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। और बाकी जो टेस्ट का जितना भी PDF है ना, ये सब 10-10 टेस्ट हो जा रहा है। जैसे कि 10 टेस्ट आपका CRM का हो जाएगा, उसके बाद 10 इकोनॉमी मार्केटिंग का हो जाएगा, उसके बाद 10 हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे का हो जाएगा, 10 साइंस का हो जाएगा। तो हम इकट्ठे ये सब आपको एक ई बुक के फॉर्म में हम दे देंगे। तो आप टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, बस आप मन लगा के पढ़ते रहिए, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है कि डेंड्राइट सेल बॉडी एंड एक्सोन आर ए पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब किसके पार्ट है, जैसे कि डेंड्राइट सेल जो होता है बॉडी में और एक्सोन होता है, किसका पार्ट होता है आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। आपको पता चल गया। चलिए मैं बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूरॉन का पार्ट होता है। देखिए न्यूरॉन जो होता है ना, एक फंक्शनल यूनिट होता है। किसका होता है, तो नर्वस सिस्टम का फंक्शनल यूनिट होता है। कौन, तो न्यूरॉन होता है। और न्यूरॉन का ये दोनों पार्ट होता है, डेंड्राइट होता है और एक्सोन जो होता है न्यूरॉन का एक पार्ट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट अबाउट द इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के बारे में इसमें से कौन सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो चलिए आपको आंसर पता चल गया। अब मैं बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए ये क्या बोल रहा है यहाँ पे कि क्लोज सिस्टम होता है। नहीं, इकोसिस्टम जो होता है क्लोज सिस्टम नहीं होता है, ये ओपन सिस्टम होता है, ये नेचुरली ओपन होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में क्या दिया है कि कंप्राइज बोथ, मतलब ए बायोटिक होता है और बायोटिक होता है। बिल्कुल सही बात है। इकोसिस्टम जो होता है ये जैविक और अजैविक दोनों होता है इसमें, ठीक है। अगला देखिए क्या लिखा है कि इट्स ओन प्रोडक्टिविटी होता है, मतलब इसका उत्पादक खुद ही होता है। जैसे कि मान लीजिए कि जैसे कि आप वन देखते हैं तो वहाँ पे क्या बहुत सारा घास है, पेड़ है, पौधा है, वो खुद उगते रहता है ना। उसके बाद देखिए कि नेचुरल रिसोर्स सिस्टम होता है। बिल्कुल ये नेचुरल रिसोर्स सिस्टम होता है। जो इतना घास उगता है, छोटा छोटा जो प्रोड्यूसर होता है वो खुद ही उगता है, मतलब ये प्राकृतिक संसाधन है। चलिए अगला देखते हैं 4 नंबर। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है कि व्हाई आर कैडमियम रड यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो कैडमियम रड जो यूज होता है वो किस लिए यूज होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, टू एब्जॉर्ब द एक्सेस न्यूट्रॉन। देखिए एक्सेस जो न्यूट्रॉन हो जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, उसको एब्जॉर्ब किया जाता है कैडमियम रड के द्वारा। जैसे कि सपोज कि यहाँ पे 1 न्यूट्रॉन है, इसके ऊपर जब फ्लूइड का बम्बार्डिंग होगा तो ये 3 न्यूट्रॉन में टूट जाता है। कितने में, 3 में। तो आगे प्रोसेस होने के लिए 1 न्यूट्रॉन का जरूरत होता है, लेकिन हमें 2 न्यूट्रॉन को ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो इसी कैडमियम रड के द्वारा इस दोनों को, कैडमियम जो रड होता है इसके द्वारा हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। फिर 1 न्यूट्रॉन आगे जाता है और फिर से ये प्रोसेस होते रहता है और आगे ये चलते रहता है। तो हम इसको बोलते हैं क्या, तो चेन कंट्रोल रिएक्शन इसको हम बोलते हैं, जो कहाँ पे होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में। और जब इसी चेन को हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये यहाँ पे देखिए 1 से पहले 3 हुआ, फिर इससे 1 से 3 हो जाएगा, फिर इससे 3, फिर इससे 3 होगा। तो ये कहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, तो ये हो जाता है अनकंट्रोल चेन रिएक्शन होता है। ये होता है आपका एटम बम में हो जाता है। कहाँ होता है, एटम बम में अनकंट्रोल चेन रिएक्शन होता है, जबकि यहाँ पे क्या होता है कि चेन रिएक्शन होता है कहाँ पे, न्यूक्लियर पावर प्लांट में। तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आपका 5वां नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग विल नॉट सब्लिमेशन। देखिए इसमें से कौन है जो सब्लिमेशन नहीं होगा। सब्लिमेशन का मतलब कहे तो जैसे कि डायरेक्ट कहाँ से कहाँ, सॉलिड से लेकर के सीधे कहाँ जाना चाहिए, तो गैस में हो जाना चाहिए। इसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं। कब होता है, तो जैसे कि इसके ऊपर हम अगर कुछ भी हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये सॉलिड से गैस में हो जाता है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। तो कह रहा है यहाँ कौन सब्लिमेशन नहीं है, ये आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा, ब्रोमीन। देखिए ब्रोमीन जो है ये कैसा, तो नन मेटल है। क्या है, नन मेटल है और ये रूम
टेम्परेचर पे कैसा होता है, तो लिक्विड होता है। ये आपको याद रखना है, नॉन मेटल है और रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। अगर आपसे पूछ ले कौन सा ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, तो ये हो जाएगा आपका पारा, मरकरी हो जाएगा, Hg हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन मतलब क्वेश्चन का आंसर तो हो जाएगा आपका सी, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि जैसे कि कपूर हो गया, यानी कि अमोनियम क्लोराइड हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब कैसा है, तो ये सब जो एलिमेंट है ये सब सब्लिमेशन होता है। डायरेक्ट इसको हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी का कमर्शियल यूनिट क्या होता है, तो देखिए इसका यूनिट होता है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि किलो वाट आवर हो जाएगा। देखिए दोस्तों आपका इसी रेंज में क्वेश्चन पूछा जाएगा, छोटा छोटा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसीलिए मेरा पर्पस है कि जैसा क्वेश्चन पूछा जाए वैसे ही एग्जाम में मतलब आपको भी टेस्ट में दिया जाए ताकि आपको ज़्यादा बेनिफिट हो। तो देखिए किलो वाट आवर हो जाएगा। अब देखिए इसको और लिखा जाता है क्या, 1 किलो वाट आवर को क्या लिखा जाता है, तो एक यूनिट भी लिखा जाता है। ठीक है, एक यूनिट। और इसको कई बार डायरेक्ट वैल्यू के फॉर्म में पूछ लेता है कि 1 किलो वाट आवर के बराबर कितना होगा, तो 3.6 इंटू में 10⁶ जूल के बराबर होता है ये चीज़ें। तो आपको ये सब चीज़ आपको याद रखना है और आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। जब आपके घर में जो बिजली आता होगा, बिजली का यूनिट आता होगा ना, तो इसी में आता है, किलो वाट आवर में या यूनिट में उस पर लिखा रहता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका 7 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द विस्कोसिटी ऑफ ब्लड एंड वाटर। जो विस्कोसिटी होता है ब्लड का एंड वाटर का, उसमें क्या रिलेशन होता है। तो देखिए आपको ये चीज़ें तो पता होगा, विस्कोसिटी क्या होता है, एक फ्लूइड का प्रॉपर्टी होता है जो कि फ्लूइड को फ्लो होने में रेस्ट्रिक्ट करता है। जिसका जितना ज़्यादा विस्कोसिटी होगा, मान लीजिए कि विस्कोसिटी, जिसका विस्कोसिटी को म्यू से डिनोट करते हैं, जिसका जितना ज़्यादा होगा इसके मतलब उसके अंदर जो फ्लो है वो क्या हो जाएगा, उतना कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए ब्लड इज मोर विस्कस होता है देन वाटर होता है, सही बात है, ब्लड का विस्कोसिटी ज़्यादा होता है वाटर के कंपेरिजन में। ठीक है, और एक चीज़ और आप यहाँ से याद रखिए, इसका यूनिट भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका यूनिट क्या होता है, तो एक तो होता है इसका पॉइस भी होता है, दूसरा क्या होता है, अगर ऐसा यूनिट पूछ ले तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होता है, और इसी को और यूनिट क्या बना देता है, कई बार ऐसे पास्कल और सेकेंड में आपसे पूछ लेता है। ठीक है, जैसे कि ये तो हो गया आपका पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल हो गया, और यहाँ पे इंटू में सेकेंड है तो ये सेकेंड हो जाता है। तो इस तरह से भी पूछा जाता है। एक इसका प्रॉपर्टी क्या होता है विस्कोसिटी के, जनरली ये चीज़ें होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी यहाँ पे लिक्विड है, ठीक है, अगर इसका आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर लिक्विड का आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो लिक्विड है ना उसका विस्कोसिटी जो है ना ये गिर जाएगा, क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इंटरनल एनर्जी एंड इंथैल्पी ऑफ आइडियल गैस डिपेंड अपन, तो किस पे डिपेंड होता है, तो आपको आंसर पता चल गया। चलिए मैं बताता हूँ, ये टेम्परेचर पे डिपेंड होता है। आपको याद रखना है किसी भी बॉडी का जो इंटरनल एनर्जी होगा एंड उसका एक इंथैल्पी होगा, तो देखिए एक्चुअली इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी जो है ना ये दोनों एक एनर्जी का फॉर्म है जो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड होता है। उस बॉडी का टेम्परेचर आप जितना ज़्यादा बढ़ाइएगा उस बॉडी के अंदर उतना ज़्यादा इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी दोनों बढ़ते ही चल जाएगा, मतलब रिलेशन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए, नहीं तो फिर आप इंटरनेट से सर्च मार के बोलिएगा सर आप गलत बता दिए। देखिए एक चीज़ हम आप लोगों को बताते हैं, अगर कोई आंसर गलत हो जाता है ना तो जो लोग कमेंट करते हैं हम उसको आंसर पिन कर देते हैं। ठीक है, हम भी चेक कर लेते हैं और उसको पिन कर देते हैं। तो आप लोग एक बार उसको देख लीजिएगा, जो पिन कर देते हैं ना उसको देख लीजिएगा कि उसमें सर क्या बताएं, उसमें हम क्या बता रहे हैं, वो चीज़ों को एक्चुअली हम करेक्ट करके। देखिए कई बार पढ़ाने में होता है कि गलती हो जाता है, और ये सबसे होता है, मैं ही नहीं हूँ, मतलब किसी से भी ऐसा गलती हो जाता है। देखिए ऑर्गेनाइजेशन क्वेश्चन सेट करता है तो वहाँ भी हो जाता है, तो हम तो पढ़ाते तो हमसे भी हो सकता है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं। जैसे कल एक क्वेश्चन पढ़ाए थे तो 4 नंबर वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर होता है एक्चुअली साउथ कोरिया। क्या होता है, साउथ कोरिया होता है। तो मतलब उसमें मैंने मतलब एक्चुअली एक्सप्लेन साउथ कोरिया किए, लेकिन ऑप्शन में गलती से टिक लग गया, कहाँ, जापान में लग गया था। तो इसीलिए हम उसको एक लोग मतलब कोई कमेंट किए थे तो हम पिन कर दिए तुरंत उसको, क्योंकि हमको पता चल गया ये गलत हो गया है। ठीक, तो इसीलिए आप पहले वहाँ पर देख लीजिएगा कि मतलब कोई पिन किया हुआ है आंसर तो उसको आप लोगों को सही मान लेना है। ठीक है, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को समझिए। क्या है कि ए फ्री लिविंग बैक्टीरियम कैपेबल ऑफ फिक्सेशन नाइट्रोजन। देखिए ये क्या होता है ना कि मतलब जैसे कि जो दलहन पौधा होता है उसके जड़ में एक मतलब ये पाया जाता है, उसके द्वारा क्या कहते हैं, जैसे वायुमंडल के अंदर जितना भी नाइट्रोजन है ना, तो वायुमंडल से जो नाइट्रोजन है वो डायरेक्ट कोई पौधा नहीं ले सकता है, तो वो बैक्टीरिया के द्वारा ले लिया जाता है नाइट्रोजन को। अब उसको किस में, तो नाइट्रेट में,
नाइट्रेट्स में क्या किया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब इस नाइट्रेट्स को क्या करता है, पौधे के द्वारा मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन के रूप में प्लांट के द्वारा इसको यूज कर लिया जाता है। हम क्या बताएं आपको कि बैक्टीरिया के द्वारा जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है उसको लेकर के उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है बैक्टीरिया। अब इस नाइट्रोजन जो फिक्सेशन हो गया इसको अब प्लांट यूज करता है, ठीक है। तो यही होता है नाइट्रोजन मतलब फिक्सेशन होता है। अब यहाँ पे बातों को समझिए, देखिए आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए, बहुत लोग इसमें राइजोबियम लगा लिए होंगे, ठीक, बहुत अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे देखिए इसका आंसर तो राइजोबियम भी होगा, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे एक ही वाई होगा, 2 नहीं होगा, ठीक है। राइजोबियम भी हो जाएगा और क्या हो जाएगा, तो एजेटोबैक्टर भी हो जाएगा, मतलब ये भी हो जाएगा और क्लोस्ट्रीडियम भी हो जाएगा। तीनों ऑप्शन इसका सही है यहाँ पे। लेकिन एक बात को आपको ध्यान रखना है, जब आपको क्वेश्चन में तीनों में से कोई एक ही दे तथा कोई दिक्कत नहीं, उसको तुरंत सेलेक्ट कर लेना है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ तीनों दिया है और यहाँ पे ऑल ऑफ दिज नहीं दिया हुआ है, ऑल ऑफ दिज नहीं दिया है, तब इस तीनों में से जो करेक्ट ऑप्शन जो है, जो ऑर्गेनाइजेशन ले रहा है बार बार, वो ऑप्शन बी को ले रहा है। किसको ले रहा है, ऑप्शन बी को ले रहा है, एजेटोबैक्टर को ले रहा है, ठीक है। तो आपको भी क्या करना है, जब ये तीनों ऑप्शन में प्रेजेंट रहे तो आपको ऑप्शन बी के साथ जाना है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, कई सारा ऑर्गेनाइजेशन ने इसको आंसर सेलेक्ट कर चुका है, इसी बेसिस पे आपको मैं भी बता रहा हूँ। अदरवाइज क्योंकि होता तीनों है, अगर ये नहीं रहे डायरेक्ट तो इसमें से कोई भी एक रहेगा, उसको सेलेक्ट कर लेना। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आपका आगे है 10 नंबर क्वेश्चन। क्या है कि रिएक्शन बिटवीन द विनेगर एंड बेकिंग सोडा, जो बेकिंग सोडा और विनेगर के बीच में जो रिएक्शन होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो जब ये दोनों के बीच में रिएक्शन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 प्रोड्यूस होता है। और यहाँ पे कैसा रिएक्शन होता है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। कैसा रिएक्शन होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। क्या कह रहा है 11 नंबर कि द हार्मोन टू रीप द फ्रूट्स, मतलब फल को पकाने के लिए जो हार्मोन होता है उसका क्या नाम है। तो उसका नाम आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, इथिलीन हो जाएगा। देखिए इथिलीन का फार्मूला क्या होता है, तो C2H4 इथिलीन का फार्मूला होता है। इथिलीन एक ऐसा हार्मोन है जो किस फॉर्म में पाया जाता है, तो गैसीय फॉर्म में पाया जाता है। और ये फल को कैसे, तो नेचुरली रूप से पकाता है। जैसे कि बहुत सारा फल देखते हैं ना कि पेड़ के ऊपर ही पक गया रहता है, तो किसके वजह से पक गया रहता है, इसी हार्मोन की वजह से पक गया रहता है। नेचुरली रूप से फल को पकाने के लिए ये काम आता है। यही कई बार क्वेश्चन में मेंशन करके पूछता है कि नेचुरली रूप से फल को पकाने के लिए कौन से हार्मोन की जरूरत होता है, तो एथिलीन की जरूरत होता है। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखिए। आगे आपका 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, द लॉ विच गवर्न द मोशन ऑफ द प्लानेट इज इक्वल, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कौन सा लॉ है जो कि प्लानेट को मोशन को गवर्न करता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, केपलर लॉ होगा। लेकिन इस बार NTPC में यहाँ से क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछा गया, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया। देखिए इसका कितना लॉ है, तो 3 गो लॉ है। कौन कौन लॉ है, तो एक तो है आपका कि यानी कि लॉ ऑफ ऑर्बिट है। क्या है, लॉ ऑफ ऑर्बिट पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा कि लॉ ऑफ एरिया होता है। और तीसरा नंबर पे क्या होता है कि लॉ ऑफ पीरियड होता है, जो टाइम होता है। देखिए लॉ ऑफ ऑर्बिट में क्या होता है, मान लीजिए कि इस तरह के ये पूरा ऑर्बिट है, ठीक है, इधर पूरा का पूरा प्लानेट है, बीच में सन है। तो ये क्या कर रहा है कि इलिप्टिकल पाथ में क्या कर रहा है कि मोशन कर रहा है, घूम रहा है सबके सब प्लानेट। लॉ ऑफ एरिया में क्या होता है ना कि मान लीजिए इसी डायग्राम में हम बता दें। देखिए लॉ ऑफ एरिया में क्या होता है कि बीच में तो सन है, फोकस है, ठीक है, और यहाँ पे जितना भी प्लानेट है वो सब एक लाइन के द्वारा क्या है, कनेक्ट है। और देखिए इसका कहने का मतलब है कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट होगा सभी प्लांट का, यही कहता है लॉ ऑफ एरिया कहता है, ठीक है। और यहाँ पे लॉ ऑफ पीरियड क्या कहता है, जो टाइम की बात है, तो आप एक इक्वेशन देखे होइएगा, जैसे कि पीरियड का होल स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर के होल क्यू आप पढ़े होइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आर क्या है, एक्चुअली ये डिस्टेंस, और ये कौन सा डिस्टेंस है, तो सेमी मेजर एक्सिस डिस्टेंस है, ठीक है। तो कई बार ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो लॉ ऑफ पीरियड होता है ये कैसा रिलेशन बनाता है, तो जो टाइम के जो रिलेशन है इसके डायरेक्टली मतलब ये स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यूब करना है, किसको, जो डिस्टेंस दिया हुआ है सेमी मेजर एक्सिस दिया उसका। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका आगे क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नोन है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है ना कि अगर कोई भी बॉडी मान लीजिए कि रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर कोई भी बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। कब तक, जब तक इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो है ये अप्लाई ना हो तब तक, ठीक है। तो इतना बात आप यहाँ से समझ गए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए आपका अगला है 14 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि इन विच प्रोसेस द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट टेक प्लेस इन द फॉर्म्स ऑफ वाटर वेपर, मतलब किस प्रोसेस में क्या होता है कि जो प्लांट होता है वो लॉस करता है वाटर को, ठीक है। तो देखिए जो किसी भी प्लांट का जो ऐसे हरा जो पत्ता होता है ना,
तो इसके पास जो जाइलम के द्वारा जो पानी आता है तो इसके पास मतलब इसका वर्क क्या होता है कि खाना बनाना, मतलब इसको फूड तैयार करना होता है। तो जो फूड तैयार करने के बाद जो पानी बचता है उसको क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। किस फॉर्म में, तो वाष्पोत्सर्जन के फॉर्म में बाहर निकाल देता है, यानी कि ट्रांसपीरेशन के फॉर्म में इसको क्या करता है, बाहर निकाल देता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जो बाहर पानी निकल जाता है इसको हम वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 15। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द थर्मल कंडक्टिविटी इज करेक्ट, मतलब थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में कौन सा इसमें स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। तो देखिए आपको आंसर पता चल गया, और चलिए मैं बताता हूँ। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी किस में होगा, इसमें जो गिवन ऑप्शन है इसमें से, तो स्टील में होगा, उसके बाद वाटर में होगा, उसके बाद किस में होगा, तो वुड में होगा। समझ गए बातों को। देखिए अब यहाँ होता क्या है कि थर्मल कंडक्टिविटी जिसका जितना ज़्यादा होगा उसमें हीट का फ्लो उतना ज़्यादा आसानी से होगा। जैसे कि आप देखिए, मान लीजिए कि एक आप यहाँ पे स्टील का टुकड़ा ले लिए, ठीक है, और यहाँ पे एक आप मतलब बीकर में पानी ले लीजिए, ठीक है, यहाँ पे पानी ले लीजिए, वाटर ले लीजिए। उसके बाद देखिए एक आप वुड का टुकड़ा ले लीजिए। तो देखिए जब यहाँ पे मान लीजिए कि वुड के टुकड़ा में थोड़ा सा यहाँ हीट दीजिएगा तो इस मतलब इंड छोर पे हीट जल्दी नहीं आएगा, लेकिन स्टील को अगर यहाँ गर्म कीजिएगा ना तो बहुत जल्दी यहाँ हीट आ जाता है। समझ गए बातों को। तो सबसे ज़्यादा किस में हो जाएगा, मतलब स्टील में हो जाएगा। अब देखिए होता क्या है, हीट जो ट्रांसफर करता है 3 तरीके से करता है। कितने तरीके से, 3। कौन कौन होता है, तो एक तो होता है आपका क्या, कंडक्शन होता है, दूसरा कन्वेक्शन होता है। कंडक्शन हो गया, यहाँ पे मैं सीडी से लिख दिया कंडक्शन, और कन्वेक्शन होता है, और तीसरा होता है रेडिएशन होता है। ठीक है, देखिए कंडक्शन जो होता है जनरली कहाँ होता है, तो ये होता है सॉलिड में, और कन्वेक्शन कहाँ होता है, तो ये होता है लिक्विड में, और रेडिएशन कहाँ होता है, तो ये होता है आपका गैस में। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आप एक स्टील के टुकड़ा को इधर हीट कर रहे हैं और इधर हीट जा रहा है, तो किसके द्वारा जा रहा है, तो ये कंडक्शन के माध्यम से जा रहा है। लेकिन अगर आप अपने पतीला में पानी रख के इसे नीचे हीट दे रहे हैं और ये गर्म हो रहा है, नीचे का पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है और ऊपर का नीचे आ रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, तो ये कन्वेक्शन के द्वारा हो रहा है। लेकिन रेडिएशन के द्वारा, मान लीजिए कि सनलाइट आ रहा है आपके तक, मतलब आपके तक हीट पहुंच रहा है, तो किस माध्यम से हीट पहुंच रहा है, तो ये रेडिएशन के माध्यम से आप तक हीट पहुंच रहा है। समझ गए बातों को। चलिए देखते हैं आगे। देखिए आगे 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ जाइलम, तो जाइलम का पार्ट इसमें से कौन नहीं। तो देखिए जाइलम का 4 गो पार्ट होता है, ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, क्योंकि चारों में से आपसे कोई भी पूछा जा सकता है, तो आपको यहाँ पे मतलब अच्छे से याद रखना है। देखिए तो जाइलम का कौन कौन पार्ट हो जाएगा, तो ये आपका ए भी होगा, बी भी होगा और सी भी होगा। तो कौन नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, यानी कि कंपेनियन सेल नहीं होगा। कंपेनियन सेल किसका पार्ट होता है, तो ये आपका फ्लोएम का पार्ट होता है। ठीक है, फ्लोएम का पार्ट, जिसका काम क्या होता है फ्लोएम का, तो पौधों के मतलब जो खाना बन गया, जो तैयार हो गया, उसको तरह मतलब अलग अलग टिश्यू में लेकर के जाना किसका काम होता है, तो फ्लोएम का काम होता है। लेकिन जाइलम का क्या काम होता है कि नीचे से पौधों के मतलब सभी जगह जगह पे पानी को पहुंचाना, नीचे से जड़ से उठा करके और सभी जगह तक पानी को पहुंचाना जाइलम का काम होता है। 4 गो जाइलम कौन होता है, तो एक तो आपका ट्रेकिड हो गया, दूसरा आपका फाइबर हो गया, इसके फाइबर के साथ जाइलम भी लगा रहता है, जाइलम भी लगा रहता है, और तीसरा क्या हो गया, तो वेसल हो गया। चौथा कौन होता है, तो प्रेनेकाइमा होता है। क्या होता है, प्रेनेकाइमा होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, प्रेनेकाइमा, इसके पीछे भी जाइलम लगा रहता है। जाइलम प्रेनेकाइमा होता है, जाइलम फाइबर होता है, और ये खुद ये होता है ट्रेकिडा होता है, और फिर क्या होता है, तो वेसल होता है। तो ये आपको चारों के चारों अच्छे से याद रखना है, जबकि ये होता है फ्लोएम का पार्ट होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर द लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट ऑफ ए पीरियडिक टेबल। पीरियडिक टेबल के अंदर सबसे लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है, तो देखिए नोबल गैस जो होता है लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है। ये कौन से ग्रुप में आता है, तो 18वें ग्रुप में आता है, या इसको 0 ग्रुप भी बोलते हैं। दोनों में से आप कोई भी बोल दीजिए, सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिस्ट रिएक्टिव हो गया, कौन कौन इसमें गैस आता है, तो जैसे कि आपका हीलियम आ गया, नियोन आ गया, आर्गन आ गया, ठीक है, क्रिप्टॉन आ गया, जेनॉन आ गया, ठीक है, रेडॉन आ गया। तो ये सब गैस जो होता है नोबल गैस में आता है। समझ गए बातों को। आपको एक क्वेश्चन में पूछ रहा हूं, क्या बताना है, हम तो लिस्ट रिएक्टिव बता देना, आपको बताना है पूरे पीरियडिक टेबल में मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट का आपको नाम लिख करके बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए देखते हैं आगे। आगे आपका 18 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द मोस्ट कॉमन स्विमिंग पूल डिसइंफेक्टेंट। तो देखिए स्विमिंग पूल के अंदर जो होता है ना, छोटा मतलब बैक्टीरिया जो हो जाता है, तो उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए, मारने के लिए हम एक क्या यूज करते हैं, डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं। तो उसका नाम क्या है आपसे पूछा जा रहा है, तो उसका नाम है क्लोरीन, यानी कि मोस्टली यही यूज किया जाता है। ऐसे और भी चीज़ होता है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है, मोस्टली कॉमन। तो मोस्ट कॉमनली यही किसी का यूज किया जाता है, किस लिए, तो स्विमिंग पूल को क्लीन करने के लिए, ताकि उसके अंदर जो भी छोटा छोटा बैक्टीरिया है, चाहे जो कुछ भी, वो खत्म हो जाएगा और उसके अंदर जो पानी है वो बिल्कुल क्लीन रहेगा। इसीलिए इसका यूज किया जाता है, क्लोरीन का यूज किया जाता है। चलिए अगला देखिए। अगला आपका क्या है
19 नंबर कि मॉडर्न टेक्निक ऑफ इरिगेशन, मतलब जो इरिगेशन का जो मॉडर्न टेक्निक है वो क्या है, इसमें से आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको आंसर पता चल गया। चलिए मैं बताता हूँ। ऑप्शन सी हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पंप हो जाएगा। देखिए इलेक्ट्रिक पंप क्या है, जो ऑप्शन इसमें से गिवन है, इस सब में से इलेक्ट्रिक पंप इसका आंसर हो जाएगा कि मॉडर्न टेक्निक है इरिगेशन का। देखिए मॉडर्न टेक्निक ऑफ इरिगेशन का जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि आपको पता है वाटेज का मतलब वाटर का भी क्या हो रहा है, शॉर्टेज हो रहा है हर जगह पे। तो मतलब जितना क्रॉप को वाटर चाहिए उतना ही देना। जैसे कि पहले के जमाना में देखिए होइएगा, तो अगर यहाँ पे पंपिंग सेट चल रहा है ऐसे, तो यहाँ पे देखिएगा ये नाले के थ्रू पानी जाता था, तो 25% पानी ना ये वेस्ट हो जाता था। कहाँ पे, रास्ते में लगभग 25% वेस्ट हो जाता था, पानी बाहर निकल जाता था या सूख जाता था यहीं पे बिना जरूरत का। और यहाँ पे जो मतलब जहाँ पे फील्ड है, खेत है, यहाँ पे 75% ही पहुँचता था। लेकिन बाद में फिर क्या हुआ कि पाइप के थ्रू पानी जाने लगा। तो पाइप के थ्रू जब पानी जाने लगा तो पानी तो पूरा पहुँच जाता था, लेकिन होता था कि क्रॉप अगर यहाँ पे तो पानी यहाँ सभी जगह देना पड़ता था। लेकिन ये इलेक्ट्रिक पंप के थ्रू अब हो रहा है क्या ना, कि जहाँ पे भी पानी का शॉर्टेज है वहाँ पे जितना क्रॉप को जरूरत है, मतलब क्रॉप का अगर पेड़ यहाँ पे है तो यहीं पे पानी देना है, फिर यहाँ पे तो यहीं पे पानी देना। तो ऐसे सिस्टम से इसमें पानी दिया जाता है ताकि यहाँ पे वाटर कंजर्वेशन भी हो रहा है और क्रॉप भी अच्छा से मतलब उग रहा है। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका 20 नंबर। देखिए 20 नंबर क्या है कि लाइफ सेविंग हार्मोन इज सीक्रेट बाय व्हिच ग्लैंड, मतलब किस ग्लैंड के द्वारा लाइफ सेविंग हार्मोन जो है ये सीक्रेट होता है या निकलता है। तो आपको क्या आंसर देना है, ऑप्शन डी हो जाएगा, एड्रिनल ग्लैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, एड्रिनल ग्लैंड हो जाएगा। एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा लाइफ सीक्रेट हार्मोन को निकलता है यहाँ से। देखिए इसको और क्या बोलते हैं, तो यानी कि फ्लाइट और फाइट हार्मोन भी इसी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यानी कि फाइट और फ्लाइट हार्मोन इसको बोलते हैं। तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला क्या है क्वेश्चन। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा यहाँ फार्मूला मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिए। CaOCl2 होगा, ठीक है, तब होगा ये इसका फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि केमिकल कंपाउंड CaOCl2 कॉमनली नोन है, तो इसको हम क्या जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम जानते हैं ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड, सॉरी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलेंगे, बीच में ओ आ गया ना तो ऑक्सी हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलेंगे इसको, ठीक है। तो ये चीज़ें भी इसको बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर भी इसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा ये देख लीजिए, बी देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे क्या है कि बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा को हम खाने वाला सोडा भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका केमिकल नाम क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट इसका नाम है। इसका फार्मूला क्या होता है, तो NaH और CO3 इसका फॉर्मूला होता है। तो ये सब आपको याद रखना, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। क्या कह रहा है 22 नंबर कि मैग्निफिकेशन इज बेसिकली रेशियो ऑफ, तो किसका रेशियो होता है, तो देखिए मैग्निफिकेशन में होता है जो भी आपका इमेज के साइज यानी कि इमेज साइज और बटे में क्या जो आपके पास ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट साइज कर दीजिए, तो यही हो जाता है क्या, यानी कि मैग्निफिकेशन हो जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि इमेज ऑफ, यानी कि साइज ऑफ इमेज, और जो साइज ऑफ इमेज है वो, और बटे में क्या हो जाएगा कि साइज ऑफ जो ऑब्जेक्ट है वो कर दीजिए, तो आपका मैग्निफिकेशन पावर वहाँ से मैग्निफिकेशन आ जाएगा उस चीज़ों का। चलिए आगे देखिए, मैग्निफिकेशन मतलब थोड़ा बड़ा करके चीज़ों को देखना लार्ज स्केल पे। चलिए अगला देखिए 23 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि सिल्क फार्मिंग इज नोन है। सिल्क फार्मिंग को हम और किस नाम से जानते हैं, तो देखिए सिल्क फार्मिंग को सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। देखिए इसमें कीटों का पालन होता है। अगर हम बात करें पिसीकल्चर का, तो इसमें किसका, फिश का फार्मिंग होता है। किसका होता है, फिश का फार्मिंग होता है, यानी कि मछली पालन होता है। अगर हम आगे बात करें आपसे एग्रीकल्चर का, तो इसमें क्या होता है, फार्मिंग होता है। जितना भी आप देखते हैं कि फार्मिंग होता है, जो ग्रेन उगाया जाता है वो सब इसी में होता है, एग्रीकल्चर में ही होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है कि व्हाट काइंड्स ऑफ कंजर्वेशन टेक व्हाट काइंड्स ऑफ कन्वर्जन टेक प्लेस इन वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन में कौन सा कन्वर्जन होता है, ये किसको बताना है, तो ये आपको बताना है कि क्या होता है। उसमें लिक्विड से वेपर होता है, या लिक्विड से सॉलिड होता है फिर वेपर होता है, या वेपर से वेपर होता है, या सॉलिड से लिक्विड होता है। ये आंसर आपको बताना है कि मतलब जो वेपोराइजेशन होता है वो क्या होता है, कैसे होता है। सॉलिड से लिक्विड तो नहीं होता है, या लिक्विड से वेपर तो नहीं होता है। ये आपको ऑप्शन में लिख करके बताना है। अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है, आपको लगता है कहीं पर गलत हो गया, तो आप प्लीज़ उसको बताइए और मैं पिन कर देता हूं। तो उसके बाद जो लोग देखते हैं एक बार कमेंट जरूर चेक कीजिए कि क्या कोई आंसर पिन किया गया है। अगर है तो आप वहीं से देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर आप लाइक कीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है, क्योंकि हम आपको बहुत अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करने का कोशिश करते हैं और हमेशा एक सीक्वेंस वे में कोशिश करते हैं। देखिए मटेरियल तो हजारों लाखों पड़ा है, लेकिन आपको एक फॉर्मेट में मटेरियल मिल जाए ना, वो पढ़ने का एक मजा ही अलग होता है। समझ गए बातों को। तो हम आपको अभी एक PDF नहीं दे रहे हैं,
जब सबका 10-10 टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा ना, जैसे कि 10 CRM का हो जाएगा, 10 आपका हिस्ट्री का हो जाएगा, ठीक है, अभी साइंस का ये छठा हो गया, 4 टेस्ट और इसमें करा देंगे। उसके बाद एकदम 10-10 सेट का जितना भी आपको लगता है जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है उस सभी का 10-10 सेट हम एक जगह करके और लगभग उसमें, और उसके बाद कितना जो भी वन लाइनर है ना, जो हम आपको वन लाइनर के फॉर्म में दिए हैं उसको हम टेस्ट में नहीं कंसीडर किए, वो भी उसमें हम सब एक ही इकट्ठा कंसीडर करके लगभग हम आपको 800-900 क्वेश्चन के आसपास ही हम आपको एक ही साथ दे देंगे, ताकि आप जब भी पढ़िएगा ना उसको ऐसे फॉर्मेट में क्वेश्चन को पढ़िएगा तो आपको मजा आएगा पढ़ के, आपको लगेगा कि चलो इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। अगर एक वो मतलब जैसे सीक्वेंस में नहीं लिखा रहता है, अच्छा नहीं रहता है, तो पढ़ने में भी मन नहीं लगता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।